अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अरेज के बारे में बात की थी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सी प्लस प्लस के अंदर हम स्ट्रक्चर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बात करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, यानी डेटा की डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं, लेकिन डेटा टाइप्स की कितनी कैटेगरीज हैं। तो डेटा टाइप्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होती हैं वो होती हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, और दूसरी होती हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। अगर हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स की बात करें तो उसके बारे में हम अब तक जितना भी काम किया था, हमने डेटा टाइप जो हमने यूज़ की थी वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स ही थी। मसलन ये कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूल, इस तरह की जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उन्हें हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहते हैं। उसके अलावा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होती हैं। उनकी अगर हम मिसाल लें तो उनकी मिसाल के अंदर हम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर जो हैं वो बेसिकली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि हम डिफरेंट टाइप की कोई भी यूज़र है उसे सी प्लस प्लस ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ डेटा टाइप्स को डिफाइन करे। तो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली नई डेटा टाइप्स को डिफाइन करने में मदद देती हैं। तो जब भी एक यूज़र जो है वो चाहता है कि मेरे पास एक ऐसी डेटा टाइप हो जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन हो, यानी उसके अंदर जो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, इस तरह की जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उन तमाम को यूज़ करके वो एक नई डेटा टाइप बनाना चाहे, तो उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम बात करें कि एक जो सिंपल वेरिएबल है वो कितनी वैल्यूज एक टाइम पर स्टोर कर सकता है, तो वो एक सिंपल वेरिएबल एक टाइम पर सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक स्ट्रक्चर की डेटा टाइप, जो भी हमने स्ट्रक्चर की मदद से एक डेटा टाइप बनाई हो, उसे यूज़ करके एक वेरिएबल अगर बनाया जाए तो वो एक टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर कर सकता है। तो इसको अगर हम एरेज से रिलेट करें तो इसको हम एरेज से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम एरेज की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। हमने जब उसके बारे में बात की तो मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि हम एरे के अंदर डिफरेंट टाइप्स को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम जब भी किसी एरे को डिक्लेयर करेंगे तो बिल्कुल एक ही टाइप की वैल्यूज़ अगर हम उसके अंदर लिखते हैं तो फिर ही उसी सूरत में हम उसे एरे का नाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमें एक एरर जो है वो मौसूल होगा, और वो हमारे लिए जो है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो इसके बारे में अब हम मज़ीद जो तफसील से बात करते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। जब भी जैसे जैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे आपको ये जो तमाम चीज़ें हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम डिक्लेयर किस तरह से कर सकते हैं किसी स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो होता है स्ट्रक्ट। अब आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड जो है STRUCT, इस कीवर्ड को यूज़ करके आप एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्ट एक कीवर्ड जो है उसको यूज़ करना है, और उसके बाद एक नाम लिखना है। यानी कोई भी स्ट्रक्चर का नाम हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, यानी कोई भी आप नाम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है जिसे मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट। तो जब हम स्टूडेंट की बात करें तो उसके बाद एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमें डिफरेंट डेटा टाइप जो है उनको यूज़ करना पड़ेगा। मसलन ये कि मैंने आपसे बात की थी कि हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो है उनको स्टोर कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर की मदद से। तो हमने क्या किया कि हमने ये जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली हम एक डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, ये बात जो आपको जहन में रखनी है। तो उसके अंदर हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स के कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट के डिफरेंट, उसके पास एक रोल नंबर हो सकता है, उसके मार्क्स हो सकते हैं, उसके अगर वो एग्जाम दे रहा है तो उस हिसाब से उसके मार्क्स की एवरेज हो सकती है, उसके ग्रेड्स हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने इंट रोल नंबर और मार्क्स जो है उनको इंटीजर के अंदर रखा। तो हमारे पास ये जो है दो हमारे पास वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके बाद फ्लोट, एवरेज और कैरेक्टर डेटा टाइप का ग्रेड। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन की, यानी उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और उसको बाद में यूज़ करके हम एक नया वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से उसके अंदर उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि हमारा जो अबव स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 मेंबर वेरिएबल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज और ग्रेड। तो ये जो डिक्लेरेशन है इसने एक नई डेटा टाइप जो है वो बना दी है जिसका नाम है स्टूडेंट। जिस तरह से हमारे पास एक डेटा टाइप थी इंट, फ्लोट, इस तरह से एक नई डेटा टाइप हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गई है जिसका नाम है स्टूडेंट। अब ये जो डेटा टाइप है इसके हम मजीद वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हम किस तरह से इसके वेरिएबल्स बनाते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही तो इसकी आपको फिक्र नहीं करनी है। जैसे जैसे हम इसको हमारी आज की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे आपको तमाम चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं जानता हूँ कि ये कुछ कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि हमने अब तक इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं देखा था। तो अब देखते हैं कि हम किसी भी स्ट्रक्चर की मदद से एक नया वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक डेटा टाइप तो बन गई, एक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को किस तरह से हम यूज़ करेंगे एक वेरिएबल बनाने के लिए उसके बारे में बात करते हैं।
तो जैसे ही हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन हो जाती है, उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल जो है उसका बना सकते हैं। उसको जब भी किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो आप जानते हैं कि जब भी किसी वेरिएबल को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जो क्या होता है कि सबसे पहले उस वेरिएबल की डेटा टाइप लिखी जाती है और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसको हमने एज अ डेटा टाइप सेलेक्ट किया था, तो उसके लिए हमें उसका सिंटैक्स इसी तरह से लिखना पड़ेगा कि जो हमारी डेटा टाइप बनी है, ये जो स्ट्रक्चर बना है उसका नाम, और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिंटैक्स है स्ट्रक्ट नेम और उसके बाद आइडेंटिफायर। अब हम जितनी भी आगे बात करेंगे, हमने जो यहाँ पर एग्जांपल देखी है इसी को कैरी आउट करके हम बात करेंगे, ताकि हमारा जो काम है वो एक चीज़ रिलेटेड सा काम हो, हमें उसके आगे जो है वो समझ आए। तो हमने पहले जो एक बनाया था स्ट्रक्चर, उसका नाम था स्टूडेंट। तो हमारे पास एक डेटा टाइप बन गई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को हम किस तरह से यानी इसकी वेरिएबल बनाएंगे, तो पहले हमें स्टूडेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डेटा टाइप जो है वो स्टूडेंट नाम से थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, उसके बाद कोई भी अगर हम नाम लिखेंगे, मैंने यहाँ पर उस्मान नाम यूज़ किया है, उसके बाद उस्मान लिखकर आगे सेमीकोलन लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका एक वेरिएबल बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जिस तरह से दूसरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका था, ये बिल्कुल वही तरीका है। अब इसके अंदर ये बात है कि जब हम एक वेरिएबल को बना लेते हैं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करना पड़ती हैं। अब इसका ये फर्क है, जब हमने इसका एक वेरिएबल बनाया तो ये वेरिएबल जो है बेसिकली अरेज की तरह से, यानी कि एक ओवरव्यू से की बात करें तो एक अरे की तरह का बिहेवियर करता है, क्योंकि इसके अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा। और मल्टीपल वैल्यूज क्या स्टोर करेगा, ये चीज हमने डिफाइन की है, वो हमने इसकी डेटा टाइप के अंदर डिफाइन कर दी है। लेकिन हमारे एक बार इसका फायदा क्या होगा कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ तो यूज़ कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो डेटा टाइप्स या जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक होंगी, यानी इस डेटा टाइप के अंदर जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स लिखे गए हैं बिल्कुल इसके मुताबिक होनी चाहिए। इससे हटकर हम कोई भी जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जो हमारा जो वेरिएबल है हम उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो हमने जो अभी वेरिएबल बनाया उसके बारे में ये एक इमेज है, इसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल उस्मान नाम का मैंने बनाया है, तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उसके अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमें उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना था, तो मल्टीपल वैल्यू जो है वो एक रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज और ग्रेड, इस तरह से डिफरेंट जो है उनको हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक वेरिएबल है तो उसकी जाहिर सी बात है कि एक डेटा टाइप अगर होती है तो वो कुछ मेमोरी जो है उसको भी एलोकेट करता है। तो जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल की बात करते हैं कि हमने स्ट्रक्चर की मदद से कोई वेरिएबल बनाया, तो वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कौन कौन से डेटा टाइप्स को पहले यूज़ किया था उसके स्ट्रक्चर के अंदर या उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करते हुए। तो क्योंकि हमने इसके अंदर रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज और ग्रेड को यूज़ किया था, तो इन तमाम की डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका क्या साइज होगा। तो रोल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि ये एक इंटीजर था, मार्क्स भी एक इंटीजर था। अब ये चीज़ जो है वो डिफरेंट कंपाइलर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है और फर्क हो सकता है। यानी इस वक्त जो है मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जिस कंपाइलर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से इंटीजर्स का जो साइज है वो 2 बाइट्स है। तो चूंकि हमारे पास ये दो चीजें हैं, हमारे पास 2 इंटीजर्स आ रहे हैं, तो अगर 2 4 यानी 2 इंटीजर्स हैं तो हमारे पास 4 बाइट्स तो ये हो गए। उसके बाद एवरेज जो है वो फ्लोट थी, तो 4 और 4 16 और हमारे पास जो करैक्टर है वो, अगर हम बाइट्स की बात कर रहे हैं तो 4 और 4 नहीं बल्कि 2 और 2 ये हो गए 4। उसके बाद एवरेज जो है वो 4 होगा, 4 और 4 8। उसके बाद अगर ग्रेड की बात की जाए तो चूंकि ये एक करैक्टर है तो करैक्टर जो है वो 1 बाइट ही ऑक्यूपाई करता है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 9 बाइट्स मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे जैसे ही हम किसी एक इस डेटा टाइप के हिसाब से कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो जब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से हमने वैसे डिक्लेरेशन की बात की थी कि वो एक जो भी मेमोरी लोकेशंस हैं उतनी बाइट्स हमारे लिए रिजर्व कर देगा जिसको हम बाद में अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास ये है कि हम किस तरह से डेटा मेंबर्स को यानी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिकल का काम शुरू होता है। तो मैं यहाँ से एक तरतीब से आपको समझाता हूँ कि हमने क्या क्या काम अब तक किया है। तो जब भी हम किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि कंप्लीटली हमारे पास एक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसके बाद उसको यूज करने के मेथड को हमें बताएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ साथ उनके कोई नाम भी हैं ताकि हम एक तरतीब से उनको यूज कर सकें। तो हमने इंट रोल नंबर और मार्क्स के नाम से सबसे पहले ये 2 जो है वेरिएबल्स क्रिएट किए। उसके बाद फ्लोट और एवरेज की वेरिएबल क्रिएट की है, उसके बाद कैरेक्टर ग्रेड का एक वेरिएबल जो है उसे क्रिएट किया। तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है।
तो इसके ये तो हो गई अब एक डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप के हिसाब से हमें एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप यानी स्टूडेंट पहले लिखकर उसके बाद उस्मान नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है उसका नाम लिखा। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक नया वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हम ये जो वैल्यूज हैं रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज और ग्रेड, ये 4 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपसे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि ये तकरीबन जो है अरेज वाला ही काम होगा, लेकिन फर्क ये था कि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज जो है उनको स्टोर कर रहे हैं। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चूंकि मेरा ये 16th हमारा ये ट्यूटोरियल है तो मैं यहाँ पर इंडेक्स 16 लिखूंगा और एक नई फाइल क्रिएट करूंगा। बॉयलर प्लेट कोड लगाकर इसको शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट यानी कि जगह हो सकती है। मतलब अगर मैं ये चाहूँ तो इस यूजिंग नेम स्पेस std के बाद भी अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता हूँ। उसके अलावा ये रिटर्न 0 यहाँ पर जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है उसके बाद भी यहाँ पर उसको लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे C++ को कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर लिखूँ या नीचे ही हमारा जो काम जो है वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ। अगर तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको खुद से जो है वो लिख लूँगा। तो चूंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं इसको खुद से लिखता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट का, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पर मुझे वो एक यूजर स्निपेट दे रहा है, यानी अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो तमाम उसका बॉयलर प्लेट कोड की तरह से है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्या काम इसने किया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। स्ट्रक्चर का नाम था स्टूडेंट। उसके बाद इंटीजर नाम से हमें इंटीजर से रोल नंबर और मार्क्स के 2 वेरिएबल्स जो है हमने क्रिएट कर दिए। फ्लोट से हमारा बना एक एवरेज और करेक्टर ग्रेड। तो इस तरह से मैंने जो है एक डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया। अब इसको यूज करने के लिए मुझे मेन के अंदर आना पड़ेगा और उसके बाद स्टूडेंट की एक डेटा टाइप लिखकर अगर मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिखता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैंने किया तो ये एक ऐसा वेरिएबल बन गया जिसके अंदर मैं इन तमाम 4 जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर कर सकता हूँ और ये वैल्यूज जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स की हो सकती हैं। तो यहाँ तक का काम जो है हमने पहले किया था। अब आगे बात करते हैं कि हम इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको किस तरह से असाइन करेंगे, क्योंकि हमने अरेज के अंदर भी वैल्यूज असाइन की थी और उसके अलावा जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि मैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज को असाइन कर सकूं, फिर ही उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करेंगे सब उसको देखते हैं। तो जब भी किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अब ये VS कोड की फंक्शनैलिटी है कि जब भी क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो हमारा एक स्ट्रक्चर था उसको डिफाइन किया था तो वो उसके साथ जो भी उसके वेरिएबल्स है मुझे वो दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं उस्मान के साथ डॉट लिखूंगा तो डॉट ऑपरेटर जो है वो एक्सेस करने में हमें मदद करेगा। तो डॉट के बाद मैं अगर R लिखता हूँ तो ये हमें रोल नंबर को सजेस्ट कर रहा है। अब इसके साथ इक्वल टू लिखकर जैसे ही हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, मैं यहाँ पर करें कि रोल नंबर 1, रोल नंबर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर 1 लिखता हूँ तो उस्मान नाम का वेरिएबल बनाया है उसके अंदर रोल नंबर की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल टू असाइन हो जाएगी। तो उसके अलावा इसी तरह से जो हमारे पास जितनी भी इसकी मजीद इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उसको हम इस तरह से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो मार्क्स के बाद मुझे यहाँ पर एवरेज रखना था तो एवरेज के तौर पर भी मैं यहाँ 100.0 या 100 जो है वो लिख सकता हूँ। उस्मान डॉट ग्रेड, तो ग्रेड के लिए चूंकि ये एक कैरेक्टर था तो मुझे यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर कोई एक जो ग्रेड है उसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं इन वैल्यूज को सेट कर सकता हूँ। अब इन वैल्यूज को मैंने सेट तो कर दिया, तो इनको एक्सेस करने के लिए एक मेथड तो यही है, यानी मैं इनको असाइन करने के लिए भी एक्सेस करने का मतलब ये है कि मैं वैल्यूज को चेंज भी कर सकता हूँ, उसको वैल्यूज कोई भी असाइन भी कर सकता हूँ, उसके अलावा उनको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने इसको प्रिंट करके दिखाया। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि चूंकि मैंने अभी उस्मान नाम का जो एक वेरिएबल बना लिया है तो उसको मैं किस तरह से उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ। उस्मान डॉट रोल नंबर अगर लिखा तो यहाँ पर मुझे एंटर लगाना पड़ेगा ताकि जब इसे मैं प्रिंट करूँ तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में हमें दिखाई जाए। तो सी आउट उस्मान में अगर रोल नंबर उस्मान डॉट रोल नंबर किया तो मुझे 1 जो है वो वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पर इसको मजीद जो बाकी इसकी वैल्यूज रह गई हैं उनको भी प्रिंट करके देखते हैं। इसको दोबारा फिर से रन करके देखते हैं तो हमारे पास एक तरतीब के साथ जो वैल्यूज हमने स्टोर की थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हम इसके अंदर किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे और उसके अलावा हम किस तरह से इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल एक हमारे पास जो है हमारी प्रैक्टिस के लिए वो एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो
जो एक ऐसा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करे जिसके अंदर रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज एंड ग्रेड पॉइंट्स ऑफ अ स्टूडेंट हो। द प्रोग्राम शुड डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो इसके साथ हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है और उसके वैल्यू इसको इनपुट करके उसको डिस्प्ले करना है। तो ये जो हमने अभी तक प्रोग्राम किया था ये बेसिकली वही है, लेकिन चेंज इतना सा है कि हमें वैल्यू जो है वो इनपुट के तौर पर लेनी है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको सिंपली कमेंट आउट करूंगा, क्योंकि बकाया काम जो हम कर चुके हैं। तो जैसे आप पहले भी जानते हैं कि मैं यहाँ से इसको सिंपली सी इन कर सकता हूँ। तो सी इन क्या करेंगे कि यहाँ पर इस सी आउट को ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और आल्ट शिफ्ट और अपर एरो कर मैं दबाऊंगा तो उसके साथ ही जो है हमारे पास ऊपर वाली जगह पर जो उससे ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर वो एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ से मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए इस सी आउट को सिंपली सी इन कर दूंगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इनपुट करने के लिए हमें ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें जब भी मैं इसे रन करूँगा तो मुझसे पहले इनपुट के तौर पर वैल्यूज़ लेगा और उसके बाद उन्हें आउटपुट कर देगा। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, पहले से देखते हैं कि इस एरर का क्या मकसद है। नो ऑपरेटर मैचेस जीरो फ्रेंड्स, यानी कि मुझे जब इनपुट करनी है, पहले भी हमने देखा था कि इसके साथ में जो जब इनपुट करते हैं तो मैं एंडल को यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ से सिंपली एंडल्स को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही जो सीन काम करता है तो वो नेक्स्ट जो इनपुट है उसे नेक्स्ट लाइन में ही लेता है। अब इसको जो है हम आउटपुट करवा सकते हैं। इससे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एंटर द वैल्यूज इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर। तो यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब जैसे जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें उसके साथ साथ जो वैल्यूज़ है उसको इनपुट करवाना पड़ेगा। तो चूंकि मैं जो आपको ट्यूटोरियल ही दे रहा हूँ इसलिए मैं इसको इतनी तरतीब से नहीं लिख रहा। अभी सबसे पहले मैं क्या देखना है, हम सबसे पहले हमें एक रोल नंबर देना है। उसके बाद जो दोबारा फिर से वैल्यूज़ इनपुट करने का हमारे पास ऑप्शन आया तो मैं वैल्यूज़ को जो भी मार्क्स है उसको 200 लिख देता हूँ, एवरेज 100 और ग्रेड जो है उसे ए लिख कर एंटर करते हैं। तो उसके साथ ही हमारे पास जो वैल्यूज़ थी दोबारा से हमें आउटपुट करवा दी गई। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। और आपके लिए जो एक टास्क है वो ये है कि आपको इस तरह के एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है जो कि डे, मंथ और ईयर को स्टोर करे। उस स्ट्रक्चर का नाम होगा बर्थ डेट। तो इस तरह से उसके अंदर जो वेरिएबल्स हमें स्टोर करने हैं वो होंगे डे, मंथ और ईयर। उसके बाद उन तमाम वैल्यूज़ को इनपुट करवाना और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि आपको इस तरह से डे के बाद मंथ और उसके बाद ईयर की तरह से आपको इस फॉर्मेट के अंदर उसको डिस्प्ले करवाना है। होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपको इसको पहले से समझा चुका हूँ। तो अब बात करते हैं इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। तो एक बहुत तरीका तो हमने ये देखा कि हम सिंपली जो है उसको जस्ट एक्सेस करके उसको असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके उसको वैल्यूज जो है वो साइन करते थे। उसके बाद दूसरा तरीका ये था कि हम सीन करके बाद में उन वैल्यूज़ को एंटर कर सकते थे। उसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर की जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम इनपुट दे सकते थे। अब तो हमारे पास जो एक और तरीका ये है कि हम इस तरीके के साथ यानी एक स्पेसिफिक सिंटैक्स को फॉलो करते हुए जैसे ही हम एक डेटा टाइप को देखकर हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके साथ ही उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर दी जाए। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर का जो हुआ नेम आएगा, उसके बाद उसका आइडेंटिफायर, यानी जैसे हम डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन करते थे तो इक्वल टू लगाकर करली ब्रेसेस के अंदर हमें उन वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा सेपरेटेड बाय कॉमा। तो अगर आप इसके सिंटैक्स में और दूसरे अरेज के सिंटैक्स में देखें तो हमारे पास यही फर्क नजर आता है कि यहाँ पर करली ब्रेसेस हैं, उसके अंदर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आती थी। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं इसको सिंपली कमेंट आउट करूँगा, क्योंकि बाद में ये सी आउट की ज़रूरत तो मुझे पड़ती रहनी है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं इसे भी यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर नया बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट लिख के मैंने एक डेटा टाइप लिखी, उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाया उस्मान के नाम से। तो एक तरतीब के साथ, चूंकि वेरिएबल जो है वो एक तरतीब के साथ लिखने हैं, तो रोल नंबर जो एक है वो एक इंटीजर है। तो इंटीजर के साथ हमें कोई भी कोटेशंस वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ती। उसके साथ जो उसकी मार्क्स हैं 100, एवरेज 100 सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसके बाद ग्रेड को, क्योंकि वो एक करैक्टर था तो उसे हमें एक कोटेशन के साथ जो है वो सराउंड करना पड़ा। इस सूरत में हम जो है अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो अब जब मैं इसको दोबारा फिर से सी आउट करूंगा तो चूंकि मैंने इसको डिक्लेयर करने के साथ ही इनिशियलाइज कर दिया तो ये तमाम वैल्यूज जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। जब मैं इसको आउटपुट करूंगा तो एक तरतीब के साथ तमाम वैल्यूज हमें शो करवा दी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा काम जो है वो हो चुका है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो एक ऐसा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करे जो एम्प्लॉय के नाम से हो, और उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो होंगे एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो उसको हमने क्या करना है कि इसे इनिशियलाइज करना है स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। पहले जब भी हम उस वेरिएबल को बनाएंगे तो उसके साथ ही उसे इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद उसको डिस्प्ले करेंगे। तो इससे हमारे पहले वाले स्ट्रक्चर को यहाँ से कमेंट करते हैं और एक नया प्रोग्राम जो है इसी प्रोग्राम के ऊपर बल्कि मॉडिफाई करते हैं
और एक नया स्ट्रक्चर जो है उसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लिखा भी रहा होगा तो उस वक्त तक ये कोई भी स्पेस हमारी नहीं लेगा जब तक हम यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल, उस डेटा टाइप का एक वेरिएबल ना बना दें। जैसे आप ये बात भी आप जानते हैं कि जब भी हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स को यूज़ करते थे तो जब तक हम उसकी एक वेरिएबल नहीं बना लेते थे तब तक हमारी मेमोरी के ऊपर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता था। तो अब यहाँ पर इसको मैं लिखा भी रहने दूंगा तो मुझे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो एम्प्लॉई यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर उसने हमें बताया था कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। तो वेरिएबल्स के तौर पर हम एम्प्लॉई की आईडी, तो एम्प्लॉई की आईडी जो है वो एक स्ट्रिंग हो सकती है या फिर एक इंटीजर भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एक स्ट्रिंग ही यूज़ करता हूँ, स्ट्रिंग एम्प्लॉई आईडी, और उसके बाद एम्प्लॉई की सैलरी। तो सैलरी जो है वो चूँकि इंटीजर या फ्लोट्स में हो सकते हैं तो मैं इसको फ्लोट्स में लिखता हूँ क्योंकि डॉलर्स की सूरत में जो हमारा जो सैलरीज होती हैं उसके अंदर पॉइंट भी आ सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बाद में भी कोई एरर जो है वो किसी सूरत में ना आ सके। तो चूंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर एक एम्प्लॉई जो है वो डिफाइन कर दिया है तो मैं अब यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये एक डेटा टाइप थी, तो इसको डेटा टाइप के तौर पर यूज़ करते हुए तो मुझे एम्प्लॉय लिखकर एक E1 नाम का मैंने इसे एम्प्लॉय बना दिया। तो उसके साथ साथ मुझे इसे इनिशियलाइज भी करना था। तो मैं जानता हूँ कि एम्प्लॉई आईडी हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखनी है, तो इसको डबल कोट से सराउंड करेंगे। तो A12 ये कोई भी इस तरह की आप आईडी यूज़ कर सकते हैं, मैं एक सैम्पल आईडी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ इसकी जो सैलरी होगी वो लिख देते हैं, जितनी भी आप लिखना चाहें आप ये लिख सकते हैं। आज वैसे इस दौर के अंदर इतनी सैलरीज मिलती तो नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इतनी भी सैलरी जो है वो लिखें। इस तरह से मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको किस तरह से मैं एक्सेस करूँगा, तो द वैल्यूज़ आर, तो E1 डॉट एम्प्लॉई आईडी, और इसी तरह से तो ऊपर वाले को भी मैं चेंज कर लेता हूँ कि ये वैल्यूज़ वाला काम जो है ये ठीक नहीं है। एम्प्लॉय डॉट सैलरी, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा द आईडी ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर मैं इसको आउटपुट करता हूँ तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो एक अलग अलग लाइन्स में दिखाई जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर एंडल दिखाया था। तो जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज किया उसके बाद इसको सी आउट करके मैं इस तरह से प्रिंट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है आउटपुट जो है वो ई के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ जो आप जानते होंगे कि जब भी जो जीरोज हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम ई की सूरत में लिख सकते हैं। तो अब आपके लिए जो एक टास्क है वो ये है कि आपको इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना है जो एम्प्लॉई नंबर, नेम्स, आवर वर्कड और आवरली रेट एंड ग्रॉस पे। अब यहाँ पर मैंने पहले वाले जो मैंने प्रोग्राम लिखा था उसके अंदर मेरे पास 2 जो वेरिएबल्स मैंने वहाँ पर लिखे थे, तो आपको ये 5 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद जो काम हमने वहाँ पर किया यानी उसको पहले इनिशियलाइज करना, उसके बाद आउटपुट करना, आपको ये दोनों काम जो है उसको परफॉर्म करना है। तो असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अदर। अब ये टॉपिक जो है हम देखते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, मैं चाहता हूं कि एक और स्ट्रक्चर मैं उसी डेटा टाइप के हिसाब से एक और वेरिएबल उसी डेटा टाइप को यूज करते हुए बनाऊं। तो एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि मैं जो नया जो वेरिएबल बनाऊंगा उसको अपनी मर्जी से जो भी वैल्यूज है उनको असाइन कर दूं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं उससे जो दोबारा वेरिएबल मैंने बनाया है, स्टूडेंट नाम की डेटा टाइप का जो वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैं वो तमाम वैल्यूज स्टोर करूं जो कि मैंने उस्मान नाम की जो वेरिएबल मैंने बनाया था सेम वही वैल्यूज हों। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं वही उसी तरह से उसको इनिशियलाइज करूं, लेकिन और तरीका एक जो हमारे पास अच्छा तरीका है वो ये है कि इस तरह के सिंटैक्स को यूज़ करके मैं सिंपली उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इसके अंदर कॉपी कर लूँ। तो मैंने एक नया जो मेरे पास वेरिएबल था, मैंने दानिश नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके साथ इक्वल टू लिखकर जो मैंने पहले वेरिएबल बनाया था उसका अगर नाम लिखूंगा तो उसके साथ क्या होगा कि उस्मान के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स थे, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ थी 100, 100 एंड ए, वो तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर भी स्टोर हो जाएंगी। जैसे ही मैं फिर इसको आउटपुट करूँगा तो वो दोनों के अंदर सेम वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हो चुकी होंगी। तो मुझे इसके लिए ज़्यादा कोड लाइन ऑफ कोड जो है उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब पर मैं इसी को एग्जाम्पल को यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एम्प्लॉई जो है उसके एम्प्लॉई एक नया बनाता हूँ, E2 इज इक्वल टू E1। तो इस तरह से अगर मैं करूँगा तो क्या होगा कि एक नया एम्प्लॉई बना, तो जिस एम्प्लॉई को जो वैल्यू दूसरी की साइन करनी है, यानी अगर मैं नया E2 एम्प्लॉय बना रहा हूँ तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे वो एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा जो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इस E2 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे E2 जो नया मैंने वेरिएबल बनाया है मुझे उसकी वैल्यू को यहाँ पर आउटपुट करना था। तो आप देख सकेंगे कि जो वैल्यूज होंगी वे एज इट इज सेम टू सेम होगी, यानी आप देखेंगे आईडी ऑफ एम्प्लॉय वही आया, सैलरी इज दैट। तो आईडी ऑफ एम्प्लॉय ये दूसरे एम्प्लॉय का है और सैलरी है दूसरे एम्प्लॉय का, लेकिन इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम है।
तो आप जो है वो समझ चुके होंगे कि हम इसको ईजिली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूनियंस की। यूनियंस के अंदर अगर हम उसके सिंटैक्स की बात करें तो वो कदर मुश्तरक है, हमारे सिंटैक्स जो हमने स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया था उसके साथ कदर मुश्तरक है, यानी उसकी तरह से कहिए, लेकिन जो फ़र्क है वो इतना सा है कि यहाँ पर हमने कीवर्ड जो है वो यूनियन का यूज़ करना है, ना कि स्ट्रक्चर्स का। तो इसके अंदर और स्ट्रक्चर्स के अंदर जो बेसिकली जो डिफरेंस है वो है मेमोरी एलोकेशन का। जब हम मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो पहले मैं आपको जो हमने स्ट्रक्चर्स की केस में हमने मेमोरी एलोकेशन की बात की थी, पहले वो दोबारा से उसको एक रिव्यू उसका करते हैं कि जब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और उसकी हमारे पास डेटा टाइप बन गई उस्मान, उसकी एक डेटा टाइप बन गई और हमने एक नया वेरिएबल बनाया उस्मान, तो उस्मान को जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो मेमोरी होगी कि यानी उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स थे उस डेटा टाइप के अंदर वो थे रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज और ग्रेड। तो स्ट्रक्चर्स की सूरत में अब ये जो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, इन तमाम की जो अलग-अलग इंडिविजुअल जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, यानी इनकी जितनी 2 बाइट्स रोल नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 4 जो एवरेज के लिए और ग्रेड के लिए 1, इन तमाम को जमा करके जितनी एक मेमोरी हमारे पास आएगी, यानी इस केस में हमारे पास 9 बाइट्स बनते थे, तो वो 9 बाइट्स जो हैं वो नए बनने वाले वेरिएबल यानी उस्मान को एलोकेट कर दिए जाते थे इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्स की जगह यूनियंस की बात करें तो यूनियंस की सूरत में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होती है, उसके बराबर मेमोरी जो है वो नए बनने वाले वेरिएबल, यानी अगर हमने एक बात कर रहे हैं यूनियंस की, तो उस सूरत में उस मान को एलोकेट की जाएगी। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर हम यूनियंस की बात कर रहे हैं तो क्योंकि एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा, एक ये फ्लोट नंबर है तो फ्लोट 4 बाइट्स देता है, तो इन सब की निस्बत 4 बाइट्स जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, तो 4 बाइट्स जो है वो उस मान को एलोकेट कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर कि इसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो तकरीबन दूसरे से डिफरेंट होती है। तो इसके अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया यूनियन बनाता हूँ, तो मुझे सिंपली यहाँ पर यूनियन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और एक नया यूनियन बनाना पड़ेगा, माय यूनियन। तो इसके अंदर और क्या क्या डिफरेंसेस है वो अभी हम साथ साथ जो है उनको देखते हैं। तो एक नया वेरिएबल बनाया मैंने var1, तो इनके साथ एक फ्लोट वेरिएबल बनाया var2, तो मैंने एक जो है नया यूनियन जो है उसे बना दिया है। तो इसको एक्सेस करने का मेथड जो है वो वही होता है जैसे कि हम दूसरे स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज़ करते थे। तो इसको हम किस तरह से वैल्यूज़ एलोकेट करेंगे, वो इस तरह से है कि हम एक टाइम पर जिस तरह से हमने मेमोरी यहाँ पर इसे वैल्यूज़ जो है वो असाइन की थी, हम ये काम जो है वो नहीं कर सकते जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर के अंदर किया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माय यूनियन, मेरे पास एक नई डेटा टाइप है, तो उसको यूज़ करते हुए मैं एक नया वेरिएबल जो है वो बनाऊँगा u1। तो मैं एक टाइम पर एक ही वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर सकता हूं। तो u1 डॉट var1, तो var1 को उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू होगी 33। तो इसको अगर मैं सी आउट करूँ u1 डॉट var1, तो वही तरीका है जो कि एज जो स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर होता था। तो एक और डिफरेंस जो है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले इसको रन करके देखते हैं क्या रन होकर हमें क्या आउटपुट दिखाता है। तो जो आउटपुट थी वो होगी 33। लेकिन अब हम जब हमने बात की थी कि ये एक ही मेमोरी लोकेशन जो है उसे ऑक्यूपाई करता है, यानी 4 बाइट्स दिए जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि चूंकि इसके अंदर तो मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन किए, तो अगर उसको 4 बाइट्स ही मिल रहे हैं तो वो किस तरह से शेयर किए जाएंगे। तो वो ये है कि इसके अंदर ये एक और फ़र्क जो दूसरे स्ट्रक्चर से मुनफरिद करता है वो ये है कि हम एक टाइम पर किसी एक वैल्यू को ही असाइन कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर हम एक ही बार में दो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करेंगे तो जो दूसरे नंबर पर जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाएगी वो पहले वाले को ओवरराइड कर देगी, क्योंकि उसे सिर्फ एक स्पेसिफिक जो मेमोरी लोकेशन है 4 बाइट्स की थी उस की केस में, लेकिन यहाँ पर जो है ये 2 बाइट्स की है, 4 बाइट्स की है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्लोट को यूज़ किया है। तो चूंकि इसे यहाँ पर 4 फ्लोट की वजह से 4 बाइट्स मिली हैं, तो सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन इसे अलॉट कर दी गई है। लेकिन अब अगर मैं दो वेरिएबल्स को यहाँ पर उस वैल्यूज दूंगा तो वो पहला जो वेरिएबल है उसे दूसरा वेरिएबल ओवरराइड कर देगा, यानी u1 डॉट var2 अगर मैं यहाँ पर लिखकर उसको एक वैल्यू देता हूँ 33.3, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या होगा कि क्योंकि उसके पास शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है तो var2 को उसकी वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, लेकिन जो var1 था उसके ऊपर जो भी वैल्यू थी वो ओवरराइड हो जाएगी। तो इस सूरत में मैं इन दोनों को यहाँ पर दोबारा से u1 डॉट var1 और u1 डॉट var2 इसको यहाँ पर आपको आउटपुट करके दिखाता हूँ। जो पहले वाला था उसे मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी लोकेशन थी, इस वजह से पहली वाली जो var1 है उसकी वैल्यू ओवरराइट होने की वजह से वहाँ पर कोई गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ही ये 33.3 ही आ जाए, क्योंकि एक ही लोकेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं।
अगर आपको इस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमें एक गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टोरेज लोकेशन है, जिसको क्योंकि मैंने दूसरी नंबर पर जो var2 को उसकी वैल्यू दी है, तो पहले वाली जो भी वेरिएबल था वो वहाँ से जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको कंसीडर किया जाएगा। अब अगर आपको इस चीज़ की समझ यहाँ नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हम ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर नहीं करेंगे। बहरहाल अगर आपको समझ आ चुकी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है उससे एक्सेस नहीं किया है, तो मैं इसका जो सोर्स कोड का और दूसरे जो भी लिंक्स हैं, हमारी प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो आप उस लिंक के ज़रिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, शुरू से लेकर तमाम वीडियोस को देखें, ताकि आप अपने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। तो आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद बहुत से एक्साइटिंग कोर्सेज आपके लिए लाने वाला हूँ, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट के बारे में बहुत से कोर्सेज मैं लाऊंगा। एक तरतीब के साथ आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।